हवाओं में एक अजीब सी सिहरन थी। शिमला के घने जंगलों के बीच बना नीलगिरी हॉस्टल देखने में ही किसी डरावनी फिल्म का सेट लगता था। ईंटें काली पड़ चुकी थी और दीवारों पर काई जमी हुई थी। रोहन जो यहां नया आया था, अपना सामान लेकर गीले फर्श पर खड़ा था। उसके साथ उसके 2 रूममेट्स थे, विक्रम और अमित। हॉस्टल का वार्डन मिस्टर शर्मा एक 60 साल का बुजुर्ग आदमी था, जिसकी एक आंख पत्थर जैसी सफेद थी। नाम क्या है तुम्हारा? जी, रोहन वर्मा। और ये मेरे दोस्त अमित और विक्रम है। हमें रूम नंबर 204 अलॉट हुआ है। 204, ठीक है। दूसरी मंजिल पर है, सीढ़ियों से दाईं तरफ। एक बात और, ध्यान से सुनना। इस हॉस्टल के नियम सख्त हैं। पहली और दूसरी मंजिल तुम्हारे लिए है। तीसरी मंजिल पर जाना सख्त मना है। खासकर उस गलियारे के आखिरी कमरे की तरफ कोई नहीं जाएगा। क्यों सर? वहां क्या है? वहां सिर्फ धूल है और वो यादें जिन्हें कुरेदना मौत को दावत देने जैसा है। 10 बजे के बाद अपने कमरों में रहना। तीनों दोस्त अपना सामान लेकर सीढ़ियां चढ़ने लगे। बाहर बिजली कड़की और हॉस्टल की बत्तियां एक पल के लिए बुझकर फिर जल उठी। विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया था। कमरा ठीक ठाक था, लेकिन उसमें एक अजीब सी उमस थी। तीनों ने अपना सामान जमा लिया था। अमित खिड़की से बाहर देख रहा था, जहां से तीसरी मंजिल की बालकनी का हिस्सा दिखाई देता था। यार, ये बुड्ढा वार्डन कुछ ज्यादा ही नाटक कर रहा था। तीसरी मंजिल पर मत जाना। पक्का वहां वार्डन अपना कोई गैर कानूनी धंधा करता होगा या फिर दारू का स्टॉक रखा होगा। भाई प्लीज, मुझे ये जगह वैसे भी ठीक नहीं लग रही। तूने नोटिस किया, गलियारे में कोई नहीं था। इतना सन्नाटा क्यों है यहाँ? विक्रम सही कह रहा है अमित। और वैसे भी हमें यहां पढ़ाई करने आना है, जासूसी करने नहीं। सो जाओ अब। तभी छत के ऊपर से आवाज आई, जैसे कोई भारी बूट पहनकर ठीक उनके कमरे के ऊपर चल रहा हो। ये क्या था? हमारे ऊपर तो तीसरी मंजिल है ना? वार्डन ने कहा था वहां कोई नहीं रहता। शायद बिल्ली होगी या कोई पुराना पाइप खड़क रहा होगा। बिल्ली इतने भारी कदमों से नहीं चलती अमित। आवाज किसी इंसान की थी। अब आवाज ऐसी आ रही थी जैसे कोई भारी लोहे का संदूक फर्श पर घसीट रहा हो। मुझे बहुत डर लग रहा है। हनुमान चालीसा कहाँ है? अबे डरपोक, रुक, मैं अभी जाकर देखता हूँ कि ऊपर कौन है। पागल है क्या? अभी रात के 12 बज रहे हैं। वार्डन ने मना किया था। वार्डन गया तेल लेने, मैं बस सीढ़ियों से झांक कर देखूंगा। अमित नहीं माना। वो कमरे से बाहर निकला। रोहन और विक्रम ना चाहते हुए भी उसके पीछे हो लिए। गलियारा एकदम सुनसान था। पुरानी ट्यूबलाइट्स बिन बिना रही थी। वे सीढ़ियों के पास पहुंचे जो तीसरी मंजिल की ओर जाती थी। वहां एक लोहे का गेट था, जिस पर जंग लगा हुआ ताला लटक रहा था। ये देख, ताला लगा है। अगर ताला लगा है तो अंदर कौन चल रहा था? वहां कोई है। तभी उस बंद लोहे के गेट के उस पार अंधेरे गलियारे में उन्हें एक परछाई दिखी। एक लंबा सा साया जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। तीनों दोस्त चीखते हुए उल्टे पैर भागे और अपने कमरे में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। तीनों हांफ रहे थे। रात भर किसी को नींद नहीं आई थी। विक्रम को तो तेज बुखार भी हो गया था। दोपहर में वे कैंटीन में बैठे थे। वहां एक सीनियर छात्र कबीर बैठा चाय पी रहा था। उसने इनकी हालत देखी और समझ गया। तीसरी मंजिल की तरफ गए थे क्या? तुम्हें कैसे पता? तुम्हारे चेहरों से पता चल रहा है। नए हो, इसलिए शायद कहानी नहीं पता। राघव के बारे में नहीं सुना? राघव? कौन राघव? 5 साल पहले रूम नंबर 306 में राघव नाम का लड़का रहता था। बहुत होशियार था, लेकिन इंट्रोवर्ट था। कुछ अमीर और बिगड़े हुए सीनियर्स ने उसे अपना शिकार बना लिया। रैगिंग के नाम एक रात उन सीनियर्स ने उसे रूम 306 में बंद कर दिया और मजाक मजाक में कमरे में धुआं भर दिया, उसे डराने के लिए। लेकिन गलती से आग लग गई। वे लोग डर के मारे बाहर से दरवाजा बंद करके भाग गए। राघव अंदर चीखता रहा, दरवाजा पीटता रहा, लेकिन किसी ने नहीं खोला। वो जलकर मर गया। कहते हैं उसकी रूह आज भी उसी कमरे में है, उन लोगों को ढूंढ रही है जिन्होंने उसे मारा था।
तो पुलिस ने कुछ नहीं किया। हॉस्टल के मालिक ने मामले को दबा दिया, इसे आत्महत्या बता दिया गया। लेकिन उस दिन के बाद से जो भी 306 के पास जाता है उसके साथ बुरा होता है। रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। रात को जो उन्होंने देखा था वो राघव ही था, लेकिन अमित के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसे लग रहा था कि ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। अगले 2 दिन शांति से बीते, लेकिन तीसरी रात माहौल फिर बदल गया। विक्रम सो रहा था, लेकिन वो नींद में बड़बड़ा रहा था। विक्रम ने झटके से आंखें खोली। उसकी आंखें एकदम लाल थीं। उसने रोहन को ऐसे देखा जैसे वो उसे पहचानता ही ना हो। अचानक कमरे की लाइट अपने आप जलने बुझने लगी। कमरे का तापमान एकदम गिर गया। उनके मुंह से भाप निकलने लगी। तभी बाथरूम का दरवाजा जो चिटखनी से बंद था जोर से खुला, धड़ाम, और बाथरूम के शीशे पर लाल रंग से कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। वो खून था। लिखा था, हेल्प मी। वे दरवाजे की तरफ लपके, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। रोहन ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। तभी कमरे के कोने में, जहां अंधेरा सबसे गहरा था, एक आकृति उभरने लगी। वो एक जला हुआ शरीर था। कपड़े त्वचा से चिपके हुए थे। चेहरा तो था ही नहीं, बस मांस का एक पिघला हुआ लोथरा था। क्यों आए तुम यहाँ? क्या तुम भी मुझे जलाने आए हो? नहीं, हमें माफ के कर दो, हम वो नहीं हैं। देखो, हम तुम्हें नहीं जानते, हमें जाने दो। अदृश्य ताकत ने अमित को हवा में उठाया और दीवार पर दे मारा। अमित दर्द। उस रात सबने यही कहा था, मजाक है, लेकिन मैं जलता रहा। राघव, मेरी बात सुनो। हम जानते हैं तुम्हारे साथ गलत हुआ। हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। हमें बताओ हम क्या करें। भूत एक पल के लिए रुका। वो रोहन के बिल्कुल करीब आ गया। उसकी जली हुई गंध से रोहन का दम घुट रहा था। मेरी डायरी 306 में, फर्श के नीचे। उसे दुनिया को दिखाओ। मेरा सच सबको बताओ। हम करेंगे, कसम से, बस हमें जाने दो। अचानक सब कुछ शांत हो गया। दरवाजा अपने आप खुल गया। तीनों लड़के बाहर गलियारे में गिरे। वे बुरी तरह हाँफ रहे थे। तर्क कहता था कि भाग जाओ, हॉस्टल छोड़ दो, लेकिन रोहन जानता था कि अगर उन्होंने वादा पूरा नहीं किया तो राघव उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा। हमें ऊपर जाना होगा, 306 में। पागल हो गया है, हम मर जाएंगे। रोहन सही कह रहा है, जब तक उसे शांति नहीं मिलेगी वो हमें नहीं छोड़ेगा। चलो इसे खत्म करते। तीनों कांपते कदमों से ऊपर गए। लोहे का गेट अब खुला हुआ था। जैसे ही वे तीसरी मंजिल के गलियारे में दाखिल हुए, हवा में सड़े हुए मांस की बदबू और तेज हो गई। कमरा नंबर 306 का दरवाजा आधा जला हुआ था। रोहन ने उसे धक्का दिया। अंदर का नजारा भयानक था। दीवारें काली थीं, फर्नीचर जला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे आग कल ही लगी हो। फर्श के नीचे ढूंढो, ढीली टाइल ढूंढो। वे तीनों फर्श टटोलने लगे। विक्रम को कोने में एक लकड़ी का तख्ता ढीला लगा। उसने उसे उखाड़ा। वहां एक आधी जली हुई डायरी थी। मिल गई। जैसे ही विक्रम ने डायरी उठाई, कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया, धड़ाम। और इस बार वे अकेले नहीं थे। कमरे के चारों कोनों से काली परछाइयां निकलने लगी। ये राघव नहीं था, ये वो नकारात्मक ऊर्जा थी जो उस भयानक मौत से पैदा हुई थी। डायरी, विक्रम, डायरी पढ़। आज 24 अक्टूबर है। विवेक और उसके दोस्तों ने मुझे फिर मारा। उन्होंने कहा कि आज रात वे मुझे सबक सिखाएंगे। मां, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं घर आना चाहता हूं। जैसे जैसे विक्रम पढ़ रहा था, कमरे में चीखें गूंजने लगी। ये राघव की आखिरी चीखें थी। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे के बीच में राघव की आत्मा प्रकट हुई। इस बार वो डरावना नहीं था। वो एक साधारण लड़के जैसा दिख रहा था। मेरा सच अब मेरे पास है। हम इसे वार्डन को, पुलिस को, सबको देंगे। तुम्हें न्याय मिलेगा राघव।
राघव ने सिर हिलाया। उसने एक इशारा किया और कमरे का दरवाजा खुल गया। सुबह की पहली किरण निकल रही थी। वे सीधे वार्डन के कमरे में घुसे। उठिए मिस्टर शर्मा। क्या बदतमीजी है ये? बदतमीजी? 5 साल पहले आपने एक हत्या को आत्महत्या बना दिया था। विवेक सिंह मंत्री का बेटा था ना, इसलिए आपने उसे बचाया और राघव को मरने दिया। तुम्हें ये सब कैसे पता? राघव ने खुद बताया। ये रही उसकी डायरी। इसमें उन सबके नाम है और इसमें यह भी लिखा है कि कैसे आपने आग लगने के बाद जानबूझकर 10 मिनट तक दरवाजा नहीं खोला था। पुलिस आ रही है सर, मैंने कॉल कर दिया है। वार्डन का चेहरा फक पड़ गया। वो डायरी छीनने के लिए लपका, लेकिन रोहन पीछे हट गया। पुलिस ने डायरी को सबूत माना और पुरानी फाइल फिर से खोली। फॉरेंसिक जांच में पुष्टि हुई कि आग एक्सीडेंट नहीं थी। वार्डन और उन 4 पूर्व छात्रों, जो अब बड़ी नौकरियों में थे, को गिरफ्तार कर लिया गया। नीलगिरी हॉस्टल को सील कर दिया गया। कहते हैं कि उस दिन के बाद रूम नंबर 306 से कभी कोई चीख सुनाई नहीं दी। राघव को मुक्ति मिल गई थी। 1 महीने बाद रोहन, अमित और विक्रम अब एक नए पीजी में शिफ्ट हो गए थे। वे तीनों छत पर बैठे चाय पी रहे थे। यार यकीन नहीं होता हम जिंदा बच गए। हाँ भाई, अब तो मैं अंधेरे में भी हनुमान चालीसा पढ़े बिना नहीं जाता। चलो, जो भी हुआ हमने किसी को न्याय तो दिलाया। तभी रोहन का फोन बजा। एक अनजान नंबर से मैसेज था। उसने मैसेज खोला। उसमें एक फोटो थी। फोटो उन्हीं तीनों की थी जो अभी छत पर बैठे थे, और फोटो के नीचे कैप्शन लिखा था, शुक्रिया दोस्तों, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। रोहन ने घबराकर इधर उधर देखा। कोई नहीं था, लेकिन ठंडी हवा का एक झोंका उसे छूकर निकल गया, जैसे कोई उसके कान के पास से गुजरा हो। क्या राघव सच में चला गया था, या वो अब उनका रक्षक बन गया था? ये कोई नहीं जानता, लेकिन उस रात के बाद उन्हें कभी डर नहीं लगा।